आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में हम सब एक दूसरे से विज्ञान की इस आधुनिक तकनीक के कारण इंटरेक्शन कर रहे हैं। इस पैंडेमिक ने एक अवसर यह भी दिया है, ऑफलाइन कक्षाएं जो संचालित होती थीं, उन कक्षाओं में एक तरह से भावनात्मक जुड़ाव होता था, फिजिकल इंटरेक्शन होता था, लेकिन ऑनलाइन कक्षा में ऐसा कुछ, इसकी थोड़ी सी कमी देखी गई है। फिर भी आप सब को एक साथ देखते हैं तो वो कमी की भी पूरी होती है। आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, फिनोमिनोलॉजी, प्रघटना शास्त्र। फिनोमिनोलॉजी है क्या? प्रघटना शास्त्र उपागम के पीछे सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि समाज या समाजशास्त्री नहीं, बल्कि मानव प्राणी ही वे कार्य करते हैं जो समाज को बनाते हैं। व्यवहार तथा जो भी व्यवहारिक कानून अस्तित्व रखते हैं, उनका स्रोत विषयगत आदेशों एवं मनोविज्ञान की रचना में। आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये YouTube पे हम आपको दे देंगे, तो आप घर में कभी भी इसको सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। लोग अपनी दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाओं को अपने सामाजिक जीवन में कैसे रचते हैं, यह बात विशेष रूप से एथनोमेथोलॉजी में देखी गई है। फिनोमिनोलॉजिकल समाजशास्त्र के प्रमुख उपागम इसी आधार पर समाज के निचोड़ का पता लगाते हैं कि सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक संबंध किस तरह से हम समझ सकते हैं, सामाजिक संबंधों को हम कैसे समझ सकते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, हम किस दायरे से उनके बारे में सोचते हैं। प्रघटना शास्त्र उपागम के द्वारा हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उनमें पूर्ण निश्चितता होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, एक स्थिरता होती है, एक डेफिनेटली होती है, एक निश्चितता होती है, और वे सारे निर्णयात्मक होते हैं। इसके द्वारा सामाजिक जीवन के तथ्यों का पता लगाया जाता है और उनकी जन्मजात और लचीली प्रवृत्तियों पर हम बात करते हैं। वास्तव में यह उपागम एनलाइटमेंट मॉडल से मिलता जुलता है, जिसमें उदारवादी व्यक्तिवाद को महत्व दिया गया है। प्रघटना शास्त्र का संबंध दर्शन शास्त्र से रहा है। इसमें फेनोमिना का महत्व होता है, न्यूमेना का नहीं। आप देखते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, फेनोमिना और न्यूमेना। तो फेनोमिना से हमारा आशय किसी वस्तु के प्रकट यानी प्रत्यक्ष होने से है, अर्थात जो हमारे अनुभव को गढ़ता है, संवारता है, जो हमारे अनुभव में एक तरह से परिपक्वता लाता है, उससे हमारा तात्पर्य फिनोमिना से है। फिनोमिना अर्थात प्रघटना। और न्यूमेना से हमारा आशय पहले से निर्धारित वस्तुओं से है,
जो हमारे वास्तविकता को गढ़ता है। कभी कभी होता है कि कोई भी घटना घटती है, उस घटना के बारे में हम पूर्वानुमान लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। भविष्यवाणी बाद बाती होती है, एक हम पहले से पूर्वानुमान लगाते हैं। और पूर्वानुमान एक तरह से उस घटना के बारे में एक मिथ को गढ़ता है, एक कथ्य को गढ़ता है, एक वास्तविकता को गढ़ता है। अर्थात फेनोमिना के अंतर्गत वो वस्तुएं हैं जो हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, और न्यूमेना वे वस्तुएं हैं जो अपने आप में हमारे प्रत्यक्षण और अनुभव करने से मुक्तता प्रदान करते हैं। अर्थात फेनोमिना वो है जो अनुभविक है, और न्यूमेना वो है जो सैद्धांतिक है। इन दो दो चीजों को हम समझ सकते हैं कि फेनोमिना क्या होते हैं, अनुभविक है, इंपीरिकल है, और न्यूमेना क्या है, वो है जो थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। तो इस तरह से हम फेनोमिना को समझ सकते हैं। वास्तव में प्रघटना विज्ञान या प्रघटना शास्त्र के पिता के रूप में हम जर्मनी के यहूदी दार्शनिक एडमंड हर्सल को जानते हैं। उनके विचारों के बारे में यह बताया जाता है कि उनके विचार और चिंतन में अस्पष्टता, संशय और जटिलता है। ये तीनों चीजें उनके विचारों में दिखाई देती हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने जर्मन भाषा में जो पुस्तकें लिखी हैं उनका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है, पर उसके अनुवाद को लेकर बहुत निश्चित नहीं कहा जा सकता। लोगों ने जिस तरह से हसल ने सोचा है वो वास्तविकता अनुवादों में नहीं आ पाई। उनकी बहुत चर्चित कृतियां हैं। ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर जो 1887 में प्रकाशित हुई थी, फिलॉसफी ऑफ अर्थमेटिक जो 1891 में प्रकाशित हुई थी, लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन 1901 में प्रकाशित हुई थी, 1901 में, और आइडियाज जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। हर्सल ने सिद्धांत देने में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि वह लगातार अपने चिंतन का आकलन, संशोधन आदि करते रहे। जो कुछ चिंतन करते थे, कुछ दिनों के बाद उसमें संशोधन भी वो करते थे। हसल का मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार का अर्थ समझना चाहते हैं, इसके लिए चेतना या जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण आधार है। चेतना और जागरूकता, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, ये दो चीजें होती हैं। इस चेतना से ही हम किसी भी वस्तु के होने या न होने का अर्थ ले सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इस वस्तुनिष्ठ दुनिया के दो रूप हैं, एक है अनवेल्ट और दूसरा है लेवेंसवेल्ट। अनवेल्ट एंड लेवेंसवेल्ट। लेवेंसवेल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन संसार, लाइफ बर्ड। और लाइफ बर्ड, इसी पर हसल का पूरा दर्शन समाया हुआ है। यह दुनिया जो हमारे रोज की दुनिया है, जिसमें हम रहते हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, यह हमारे सीधे संपर्क की दुनिया होती है। इसमें लोग होते हैं, हमारी अंतःक्रिया होती है, हम लोगों से अंतःक्रिया करते हैं और छोटी छोटी बातों पे अंतःक्रिया करते हैं। रोज के जो प्रतिदिन की जो घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, उन पे अंतःक्रिया करते हैं। जैसे इस समय कोविड-19 की महामारी है, तो ऐसा कोई भी दिन ना होता होगा कि लोग जो है इसके बारे में बात न करते हो। कहीं सोशल मीडिया में बात होती है, कहीं टेलीफोन पे बात होती है, कहीं आपस में अगर मिलते हैं तो उस पर बात होती है। तो ये इंटरेक्शन का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। तो ये जो एक तरह से यह रोजमर्रा का जीवन है, यह विज्ञान की दुनिया से बाहर की दुनिया है, और इसमें गणितीय अवधारणाएं नहीं है। वो कहते हैं इसमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की दुनिया है। हम रोजमर्रा ऐसी घटनाओं पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं।
हसल कहते हैं कि दूसरी तरफ वह भी दुनिया है जो पर्यावरण की दुनिया है, उन चीजों की दुनिया है जिसमें हम घिरे हुए हैं। यह हमारे आसपास की दुनिया है। यह वह दुनिया है जो विज्ञान की दृष्टि में दुनिया है। बड़े दो तरह की दुनिया को बात वो करते हैं। एक वो दुनिया होती है जो हमारी समाज की दुनिया होती है, हमारी दुनिया होती है, जहां हमारी परस्पर सहभागिता होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है। और दूसरी दुनिया वो दुनिया होती है जो दुनिया विज्ञान के द्वारा गढ़ी जाती है। तो हसल के इस पूरी बात को समझने के पहले हम ये समझे कोशिश करेंगे कि आखिर प्रघटनावाद क्या है। हसरल ने समाजशास्त्र में प्रघटनावादी उपागम के संबंध में दो पुस्तकें प्रकाशित की। उनकी पहली पुस्तक थी जो बहुत ही फेमस है, फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद 1965 में किया गया और प्रकाशित किया गया। और दूसरी पुस्तक थी आइडियाज, जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी। और ये इसका जो जर्मन भाषा में प्रकाशन हुआ था वो 1913 में हुआ था, लेकिन इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ वो 1969 में हुआ। हसरल ने जो विचार प्रस्तुत किया उसी को आगे शुट्ज ने संशोधित किया। हसरल ने प्रघटना शास्त्र को अध्ययन की एक नवीन विधि के रूप में स्पष्ट किया, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति की तरह न तो किसी उपकल्पना का निर्माण करना है, न किसी कथन के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना है। इस उपागम में अध्ययनकर्ता को अवलोकन, वर्णन और वर्गीकरण के सहारे वर्णन करना होता है। वास्तव में यह प्रकृति में संरचना का अवलोकन करता है जो प्रयोगात्मक विधि में संभव नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट में क्या है, वो चीजें नहीं होती हैं जो चीजें ऑब्जर्वेशन में होती है। इन्होंने इस उपागम पर गंभीरता से चिंतन मनन किया और कुछ निश्चित तर्कों के आधार पर उस समय प्रचलित समाजशास्त्र के अध्ययन विधि की आलोचना की। इनके द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र एक दर्शन शास्त्र है और एक दर्शन शास्त्र कार्यक्रम में मानव शास्त्र के आधार पर वास्तविकता ज्ञात करता है। अब आखिर प्रघटना शास्त्र है क्या? ये तो हम आपको बता दिए। घटना विज्ञान के संस्थापक एडमंड ह्यूसर्न है और उनकी अवधारणाएं उनके शिक्षक जो जर्मन के दार्शनिक विद्वान थे, दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, फ्रांज ब्रेटानो, इन पर आधारित है। फ्रांज ब्रेटानो जो एडमंड हसल के टीचर थे, शिक्षक थे, उनके दार्शनिक तार्किकता पर यह पूरा का पूरा आधारित है। अब इसका अर्थ क्या है? फेनोमेनोलॉजी का अर्थ क्या है? फेनोमेनोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है टू शो, अर्थात किसी वस्तु के सही अर्थ को बताना। ट्रू मीनिंग, क्रिया, प्रतिक्रिया और अंतः क्रियाओं के बीच घटनाओं की वास्तविकता को जानना, यही जो है प्रघटना शास्त्र का मूल विवेचन है। क्रिया, प्रतिक्रिया, टू नो द रियलिटी ऑफ फिनोमिना बिटवीन एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरेक्शन। एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरेक्शन, इन तीनों के बीच क्या रियलिटी है, क्या वास्तविकता है, उसको जानना ही
फेनोमिनोलॉजी है। अगर फेनोमिनोलॉजी को हम उसके कॉन्सेप्ट को देखें, उसके अर्थ को देखें, परिभाषा को देखें, तो नाटनसन की परिभाषा, नाटनसन कहते हैं प्रघटना शास्त्र वह संबोधन है जिसके माध्यम से सामाजिक क्रिया के अर्थ की वैयक्तिक दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है। अब देखिए यहां पे जो अंतिम लाइन है, वैयक्तिक दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है। सोशल एक्शन इज इंटरप्टेड फ्रॉम ए पर्सनल पर्सपेक्टिव। हम वैयक्तिक ढंग से उसकी कैसे व्याख्या करते हैं। अल्फ्रेड सुर्ज कहते हैं घटना क्रिया विज्ञान वस्तुओं में रुचि नहीं रखता, अपितु उनके अर्थों में रखता है। वस्तुओं में नहीं, हम उसके अर्थ को किस लहजे से देखते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। वस्तु पे महत्वपूर्ण नहीं होता है, वस्तुओं को हम समझते कैसे हैं। एच.के. रावत इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं घटना क्रिया विज्ञान अनुसंधान की दार्शनिक पद्धति है जिसके द्वारा चेतना की व्यवस्थित खोज की जाती है। डिस्कवरी ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना की खोज। और यह हम जानते हैं कि मनुष्य का जो मूल विशेषताएं होती हैं, अगर वो चेतनशील नहीं है तो उसके सोचने समझने अर्थात उसकी एक तरह से कोई भी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो सकता है। चेतना ही वो चीज है जो उसको विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का एक अवसर देती है, सोचने का अवसर देती है और उसके अर्थों को, उसके बिंबों को समझने का अवसर देती है। जॉन रेक्स कहते हैं घटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है। फिनोमिनोलॉजी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इंट्यूशन, एक अंतर्ज्ञान। हम किसी भी घटना के बारे में क्या सोचते हैं। आज देखिए, आज बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं, आज इस कोविड-19 का दौर है, बहुत सारे ऐसे डेथ हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है जो नेचुरल डेथ होती है। कोविड से कोई उसका लेना देना नहीं होता है, लेकिन लोगों की जो इंटरेक्शन होता है, लोगों की जो सोच होती है, लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, उसकी वास्तविकता को नहीं जानते। वो कहते नहीं, ये भी कोविड से इसकी डेथ हुई है, उसको छुपाया जा रहा है। तो कभी कभी समय काल भी हमारी सोच, हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। तो किसी भी घटना के बारे में जो अंतर्ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह रैक्स के अनुसार प्रघटना शास्त्र होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, प्रघटना शास्त्र की विशेषताएं क्या है। अर्थ की खोज, सर्च फॉर मीनिंग। हम कोई भी घटना होती है, घटना घटती है, उस घटना के वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता है। और यही वास्तविकता जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम घटना के यथार्थ तक नहीं पहुंच सकते। तो उसी यथार्थ का पता लगाने के लिए हम घटना के अर्थों की खोज करते हैं। कोई भी घटना घटी है, उस घटना का मूल कारण क्या है, मूल तथ्य क्या है। लोगों के जो रिएक्शन होगा, लोगों की सोच होगी, वो अलग अलग होगी, लेकिन जो अनुसंधान करता होगा उसकी सोच अलग होगी। वह लोगों की बातों को समझेगा लेकिन उसे वास्तविकता नहीं मानेगा। वह उन अर्थ की वो खोज करेगा, अपने ढंग से खोज करेगा। दूसरी विशेषता क्या होती है, लोगों के दृष्टिकोण की जानकारी।
पर्सपेक्टिव ऑफ द प्यूपिल। वास्तव में प्रघटना शास्त्र एक स्वाभाविक चिंतन और वैज्ञानिक विधि है। यह एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि विज्ञान और दर्शन के प्रति हर्शल सम्मोहित नहीं है। उन्हें यह लगता है कि विज्ञान ने वस्तुनिष्ठता को लेकर जो दावे किए हैं वह सही नहीं है। विज्ञान का यह दावा है कि हमारा तरीका वस्तुनिष्ठता का है, ऑब्जेक्टिविटी का है, और हर्शल यह मानते हैं कि वस्तुनिष्ठता व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती है, वो किस तरह से उन चीजों को देखता है। तो लोगों के दृष्टिकोण क्या है, कोई भी घटना घटती है उस पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। कभी कभी यह दृष्टिकोण एक सुचारू रास्ता हमें अनुसंधानकर्ताओं को देता है। तो इसीलिए हर्शल कहते हैं, हर्शल जो है किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं रहते। यहां तक कि दर्शन शास्त्र के तमाम दावों के बाद भी वह उसे विज्ञान मानने को तैयार नहीं। उनका मानना है कि विज्ञान जिस दुनिया को वास्तविकता कहता है, आप उसी तरह से स्वीकार मत कीजिए। यह जानना जरूरी है कि विज्ञान जो कुछ कह रहा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो प्रघटना शास्त्र में लोगों के दृष्टिकोण की जानकारी भी मिलती है, और ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन, मानव व्यवहार एवं प्रेरणा। मनुष्य जो व्यवहार करता है उसको कहीं ना कहीं उस मोटिवेटेड होता है, उसको प्रेरणा मिलती है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है उसका, वो प्रेरणा हमको मिलती है, और वो प्रेरणा एक तरह से हमें कार्य करने के लिए गतिशील करती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पीछे मोटिवेशन दूसरा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है उसके पीछे मोटिवेशन दूसरा होगा। आप एमए एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे मोटिवेशन दूसरा होगा। तो जो मानव का व्यवहार है यह मोटिवेशन से प्रभावित होता है। कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं समाज में, वह मनुष्य वो घटना को जन्म देना नहीं चाहता है, लेकिन परिस्थितियां और लोगों के मोटिवेशन इस तरह से उसको असहाय कर देती हैं, उसके सामने विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर देती हैं कि वो उस घटना को जन्म दे देता है। ये घटनाएं प्रभावित होती हैं। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसके व्यवहार, उसके कार्य करने के तरीके के पीछे कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूरी होता है, मोटिवेशन होता है, और यह मोटिवेशन उसके व्यवहार, उसके काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। वास्तव में हर्शल ने विज्ञान के वस्तुनिष्ठता के दावे को अस्वीकार किया है, ये तो हम जानते हैं। इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठता तभी आती है जब हमारा परसेप्शन या प्रत्यक्षण समान हो। वो परसेप्शन की भी बात करते हैं। कभी कभी हम रेस्तरां में जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, और होटल में खाना खाते समय हमारे सामने जो चीजें हम मंगाते हैं उसके बारे में एक परसेप्शन तैयार हो जाता है। हम उसके सुगंध से, उसके महक से, ये सारी चीजें हम पता कर लेते हैं, एक खाका हमारे मन में तैयार हो जाता है। तो हर्शल कहते हैं कि अगर हमारा प्रत्यक्षण
अलग अलग होगा तो वस्तुनिष्ठता कैसे संभव हो सकती है? हम परसेप्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरा नहीं कर रहा है, यह भी एक समस्या होती है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हमारे परसेप्शन समान क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि हमारे परसेप्शन समान इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी वैचारिकता, हमारी सोच अलग अलग होती है। इसका कारण यह भी है कि हमारे परसेप्शन का संबंध स्मृति और रिटेंशन से है। हम अपनी प्राथमिक स्मृति और रिटेंशन के अनुसार ही चीजों और व्यक्तियों को देखने के आदी हैं। एक व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लोगों के धोखे के कारण उसको घाटा हुआ। ऐसे में वह दोबारा कुछ नया करने से पहले सचेत होकर सोचता है। यह उसके साथी के समझ में नहीं आता है। उसका साथी ये नहीं समझेगा, जिसने धोखा दिया है वो नहीं समझ पाएगा ये सचेत हो रहा है। इसका कारण यह है कि दोनों के परसेप्शन अलग है। एक व्यक्ति अपने तमाम समर्पण और प्रेम के बावजूद यह पाता है कि उसके दोस्त उसे वैसा नहीं चाहते जैसा होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उसके मित्र के पहले प्यार के अनुभव दुखद है। उसकी दोस्ती का जो पहला पड़ाव था वो दुखद है। तो यह हमारा परसेप्शन होता है कि हम लोगों के बारे में या घटना के बारे में किस तरह से देखें। और तीसरी एक विशेषता होती, चौथी विशेषता, डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी, परंपरागत समाज से भिन्न। प्रघटना शास्त्र क्या है? परंपरागत समाज से भिन्न होता है। हम परंपरागत समाजशास्त्र में जिन विधियों का उपयोग करते हैं वो विधियां यहां पर नहीं चलती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को और अगर हम आगे ले जाएं तो एक और विशेषता होती विज्ञान विरोधी, एंटी साइंस। जैसा आपको बताया था कि हुइसल ने विज्ञान पे भरोसा नहीं करता। वो कहता विज्ञान की दुनिया अलग है और हमारी सामाजिक दुनिया अलग होती है, हमारे समाज की दुनिया अलग होती है, मनुष्य की दुनिया अलग होती है। हमारी जो घटनाएं घटती हैं समाज में वो मनुष्य के बीच घटती हैं। तो हम वैज्ञानिकता से अगर उस घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो हम वस्तुस्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको अपने ढंग से सोचेंगे, एक पूर्वाग्रह और एक परसेप्शन के अनुसार, तो निश्चित है कि उसके तह तक पहुंच जाएंगे। तो प्रघटना शास्त्र विज्ञान का भी विरोध करता है, अनुभववाद का विरोध करता है, एंटी एम्पिरिज्म। वह अनुभववाद का भी विरोध करता है। वह एम्पिरिज्म को ज्यादा महत्व नहीं देता। कहता है कि घटनाओं के पीछे जो समय काल होता है, परिस्थितियां होती हैं, वो बदलती रहती हैं। स्पेनिश फ्लू जो आया होगा उसकी परिस्थितियां कुछ दूसरी रही होंगी, उसके प्रभाव कुछ दूसरे रहे होंगे। उस समय हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं रही होंगी जितनी कि आज है। और आज जो कोविड-19 का जो प्रभाव देख रहे हैं, इसका समय, इसके फैक्ट्स अलग है, लेकिन कुछ न कुछ तो सिमिलरिटी है, दोनों में होती है। लेकिन हम उस अनुभव को
हम हर जगह नहीं लागू कर सकते, कुछ रूपों में लागू कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो यह अनुभववाद का विरोध करता है। और दूसरा, यह दार्शनिक उपागम है, ए फिलॉसफिकल अप्रोच है। विज्ञानवादी का जहां विज्ञान का विरोध होगा, वहां तो फिलॉसफिकल अप्रोच होगा ही, एक दार्शनिक उपागम है। क्योंकि ये इसके सोचने का जो नजरिया है प्रघटना शास्त्र वैज्ञानिकों का, इसके जो सोचने का नजरिया है वो अलग है। क्यों? ये इंफेसिस ऑन मैंस कॉन्शियस वर्ड, यह मानव के चेतना जगत पर बल देता है। वो कॉन्शियस की ज्यादा बात करता है, रियलिटी पे बात करता है। इंफेसिस ऑन रियलिटी, वास्तविकता क्या है उस पे बात करता है। तो ये विशेषताएं प्रघटना शास्त्र को की उपादेयता को महत्वपूर्ण बनाती हैं। अब एडमंड हसल पर की जो थ्योरी है, उस थ्योरी का एक पर कुछ बात करेंगे। ये तो एक तरह से वास्तविकता थी, एक इंट्रोडक्शन था, एक कि प्रघटना शास्त्र है क्या, प्रघटना शास्त्र के बारे में हम क्या सोचते हैं। एडमंड हसल 1859 में पैदा हुए थे और 1938 27 अप्रैल 1938 में इनकी डेथ हुई। प्रघटना शास्त्र को गतिशील बनाने में एडमंड हसल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका कहना था कि जब एक समाजशास्त्री घटना परक विज्ञान का अनुसंधान करता है, तब समस्त मान्यता प्राप्त सिद्धांतों को अलग हटा देता है। इस प्रकार घटना विज्ञान पूर्व धारणा रहित विज्ञान बन जाता है। अर्थात हम जो थ्योरी उस घटना से रिलेटेड है, पहले से बनाई गई हैं, उन सब को हम एक तरफ कर देते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होगा, परसेप्शन जो होगा, जो प्रिय परसेप्शन होगा वो आ जाएगा और विज्ञान की जितनी भी पूर्व धारणाएं थी वो खत्म हो जाएंगी। वो कहते हैं कि घटनाओं को समझने के लिए उपकल्पना की जरूरत नहीं होती है। ये तो पहले बता दिए कि परंपरागत समाज शास्त्र का विरोधी है, वो उपकल्पना भी उसी में आ जाएगा। वो कहते हैं घटनाओं को समझने के लिए किसी उपकल्पना की जरूरत नहीं पड़ती है और न किसी कथन को आधार माना जाता है। सिर्फ हम अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण का सहारा लेते हैं। 1928 में जर्मनी भाषा में हसल ने जो पुस्तक लिखी थी, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ इंटरनल टाइम कंसेसनेस, उन्होंने यह बताया कि हमारी चेतना या जागरूकता समय के परिप्रेक्ष्य में होती है और ये जो समय परिप्रेक्ष्य होती है ये सबको इंटीग्रेटेड करती है, सबको एकीकृत करती है। अपने अनुसार हम घटनाओं को समझते हैं। ऐसा हम सब करते हैं कि इसके बावजूद यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हम सब एक ही प्रकार के समय विशेष के परिवेश में
या परिवेश की विविधता के साथ संबद्ध होते हैं। हम सब एक ही प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं देते। घटना के बारे में जो प्रत्युत्तर होगा वो सबका अलग अलग होगा। अर्थात हमारा जो परसेप्शन होता है वह एक निरंतरता में रहता है। हम एक विशेष तरीके से सोचने समझने के आदी होते हैं और हम एक निश्चित तरीके से विवरण देते हैं। वास्तव में हसल ने वस्तुनिष्ठ समय और आत्मनिष्ठ चेतना को साथ साथ देखने की उस परंपरा का जिक्र किया है जो मनोविज्ञान और ज्ञान में सहज स्वाभाविक माना जाता है। वो घटना विज्ञान वो कहता है कि फिनोमिनोलॉजी इज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस रादर देन ऑफ इंपीरिकल थिंग्स। घटना विज्ञान अनुभवजन्य चीजों के बजाय चेतना का विज्ञान है। वो चेतना का ज्यादा महत्वपूर्ण देता है। अतीत और वर्तमान के दो आयामों से संबंध रहते हैं। जो घटनाएं होती हैं वो अतीत और वर्तमान इन दोनों आयामों से संबंधित होती है। हम अतीत और वर्तमान के दो आयामों को के सहारे से प्रघटना शास्त्र को समझ सकते हैं। हम इन दोनों का एक साथ ऐसा प्रयास करें, इन दोनों का अनुभव एक साथ नहीं होता है। इन दोनों में एक प्रकार की निरंतरता होती है। घटना विज्ञान मनोविज्ञान और प्रकृतिवाद दोनों की आलोचना के रूप में शुरू हुई थी। वो मनोविज्ञान का भी जो है उन्होंने आलोचना किया था, क्योंकि मनोविज्ञान हमारे विचार, हमारे सोच, हमारी चेतना इनसे संबद्ध होती है। वो कहते हैं कि एक दुनिया है जो हमसे बाहर है, उसका अस्तित्व है। अगर हम यह स्वीकार करते हैं तो इसे स्वाभाविक मनोवृत्ति माना जाएगा। अब इस बाहरी अस्तित्व के प्रति हम दो प्रकार से अपना प्रत्युत्तर देते हैं। एक तो सामान्य बुद्धि मनोवृत्ति और दूसरा सैद्धांतिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति। तो दो तरह की मनोवृत्ति हैं देखने को मिलती हैं। एक सामान्य मनोवृत्ति दिखाई देती है और दूसरा हमें सैद्धांतिक वैज्ञानिक मनोवृत्ति दिखाई देती है। इस हम में से ज्यादातर लोग किसी एक मनोवृत्ति से प्रभावित होते हैं। वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति भी हो सकती है और वो सामान्य मनोवृत्ति भी हो सकती है। सुज कहते हैं कि वो वास्तव में सूर्य इन दोनों विधियों से दोनों तरीकों को स्वीकार करते हैं और उनमें सामंजस्य देखते हैं। सबसे पहली चीज यह है, वो कहते हैं कि देकार्ते ने कहा था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, और हर आदमी में होता है। हर आदमी सोचता है। अगर वो सोचेगा नहीं तो उसका अस्तित्व कैसे बने रहेगा? हम किसी भी घटना, किसी भी समस्या, किसी भी बात पर हम स्वतः थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। तो देकार्ते जो कहे थे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह संशयवाद है। हमें अस्तित्व को स्वीकार करने से पहले उन पर संशय या संदेह करना चाहिए। सुच इसे भी स्वीकार करते हैं। घटना विज्ञान तथ्यों की बड़ी मात्रा के संग्रह से और तथ्यों से परे एक सामान्य सिद्धांत के रूप में आगे नहीं बढ़ता है। यह प्रेरणा एक वैज्ञानिक तरीके के रूप में है। घटना विज्ञान प्रघटना शास्त्र जो है
एक तरह से चेतनशील चेतनशीलता को ज्यादा महत्व देता है, अर्थात कॉन्शस चेतना को ज्यादा महत्व देता है। और उस चेतना के द्वारा जो हमारे सोचने और समझने की क्षमता होती है, वो क्षमता ही तथ्यों को समझने, तथ्यों को संग्रह करने में महत्वपूर्ण होता है। अब इसका साइंटिफिक एटीट्यूड्स कैसे हम समझ सकते हैं प्रघटना शास्त्र का, या हम इसको जो है सामाजिक जगत की अंतर्वैश्विकता, जिसको कहते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल वर्ड, जिस जगत में हम रहते हैं उस समाज का अस्तित्व होता है। और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह सही है कि हम अपने मस्तिष्क, अपने चिंतन, अपनी समझ के अनुसार ही समाज को समझते हैं। समाज कैसा है, पहले समाज कैसा था? तो मस्तिष्क क्या है? मन और मस्तिष्क दोनों में बहुत अंतर होता है। मस्तिष्क एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, ब्रेन, और मन जो है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ये मस्तिष्क से संचालित होता है। अगर मस्तिष्क नहीं रहेगा तो मन फिर कहीं विचरण नहीं करेगा। तो जो भी हम सोचते हैं वो हमारी अंतर चेतना होती है, और इस अंतर चेतना का विकास कौन करता है? हमारा मन करता है। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि समाज का अस्तित्व हमारे बाहर नहीं है। हमें यह समझना होगा कि समाज केवल मानसिक दुनिया नहीं है, इसमें साझापन है, इसमें सामान्य बुद्धि है। हम और समाज के अन्य सदस्य समाज को स्वीकार करते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज ने कुछ बातों पर विशेषकर स्वयं को केंद्रित किया है। सबसे पहला तो यह है कि हमारे पास समाज की जो भी समझ या जानकारी है वह इस बात पर निर्भर है कि समाज में ज्ञान का वितरण कैसे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज। हम समाज या दुनिया के बारे में जो कुछ भी धारणा रखते हैं, यह धारणा हमारे पास कहां से आई, यह प्रश्न है। अगर देखा जाए तो हमने बहुत कुछ नहीं ढूंढा, हमने समाज के सदस्य के रूप में बहुत कुछ प्राप्त किया है। और ये जो प्राप्त किए हैं वो कहां से मिला है? समाज ने हमको दिया। हम समाज के सदस्य के रूप में जो भी व्यवहार करते हैं उसका संबंध हमारे ज्ञान के भंडार, जिसे कहते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज, पर आधारित होता है। हमारे पास जैसा और जितना ज्ञान होगा हम उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे। यह ज्ञान का भंडार सबका एक जैसा नहीं होता। सबके ज्ञान के भंडार अलग अलग होते हैं। ये ज्ञान का भंडार सूर्य ने 4 तरह के बताए हैं। एक रूटीन नॉलेज, जिसे हम कहते हैं नित्यचर्या का ज्ञान। इसमें सामान्य स्थितियां होती हैं, इसमें सामान्य बुद्धि की दुनिया होती है, इसे हम अनोखे से अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अतिथियों के आने पर क्या व्यवहार करना है, कक्षा में अगर एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो हमें किस तरह से व्यवहार करना है, कोई नातेदार हमारे बीच बैठा है तो हमें किस तरह से बातें करनी है। यह सब इस तरह के ज्ञान भंडार से ही कार्य करता है। और ये जो ज्ञान का भंडार है इसको हम अलग अलग परिवार में हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो हम
एक टीचर या एक कक्षा में उस तरह से नहीं करेंगे। और दूसरा बताया उन्होंने यूजफुल नॉलेज, उपयोगी ज्ञान। उपयोगी ज्ञान का मतलब है कि इसमें हम समस्याओं को सुलझाते हैं। जब कोई भी समस्या आती है, कोई भी, जैसे कि इस समय ये पेंडेमिक है, अब इस पेंडेमिक को सुलझाने के लिए जितना भी यूजफुल नॉलेज है, जितना भी उपयोगी ज्ञान है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात इसके प्रयोग से हम समस्याओं को सुलझाते हैं, साधन और साध्य में तालमेल रखते हैं। वो कहते हैं कि इसीलिए गणित का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। और तीसरा बताते हैं वो बताते हैं नॉलेज ऑफ रिसाइव, जिसे कहते हैं विशेष परिस्थितियों से संबंधित ज्ञान। माने इसे इसे नॉलेज ऑफ रेसिपी कहते हैं। अभी आप देखे होंगे कि जो ये पैंडेमिक आया है, तो जब पैंडेमिक आया तो बहुत सारे जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, वो लग गया। जब कोई भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपदा प्रबंधन जो होता है वो बहुत गतिशील हो जाता है और बहुत सारे लोगों को लगाया गया है। हमारे जो कोरोना के वॉलंटियर हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारी नर्स हैं, जो हमारे स्वयंसेवी के स्वयं के सदस्य हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। और इसलिए इनको लगाया गया है क्योंकि वो उस तरह से उपयोगी ज्ञान इनके पास है। विशेष परिस्थितियां जब आती हैं, उन विशेष परिस्थितियों के हम कैसे निपटे, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। कोई दूसरा, कोई किसान तो नहीं बता पाएगा, कोई इंजीनियर नहीं बता पाएगा। तो वो कहता है कि विशेष परिस्थितियों से संबंधित जो ज्ञान होता है वो विशेष लोगों के पास ही होता है। और ये समय के साथ जब परिस्थितियां होती हैं, आती हैं, तो हम उसका उपयोग करते हैं। और चौथा वो बताते हैं हैबिचुअल नॉलेज, आप आभ्यासिक ज्ञान जिसे कहते हैं। इस तरह के ज्ञान का संबंध हमें उस क्षेत्र से होता है जो हमारे सामान्य जीवन का पहलू होता है। इसमें हम परिचित और प्रायः जिस तरह से कार्य करते हैं उससे संबंधित ज्ञान देखते हैं। जैसे अभी से पेंडेमिक है, अब हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, तो टेलीफोन से पूछते हैं आप कैसे हैं। माने एक शिष्टाचार जैसा प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आजकल का लोकप्रिय शब्द है नेटिकेट। इसमें भी यह बताया जाता है कि नेट पर आपको कैसे स्वयं को शिष्टाचार के साथ प्रस्तुत करना है। इस प्रकार जिसे हम ज्ञान का भंडार कहते हैं, उसकी दुनिया बहुत ही दिलचस्प होती। अल्फ्रेड शुट्ज जो होते हैं, प्रघटना शास्त्र को एडमंड हसल और अल्फ्रेड शुट्ज, इन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया। अब यहां मिला जुला इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको प्रघटना शास्त्र को समझना है, किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन नहीं करना है। हिसल कहते हैं कि संवेदी जागरूकता, धारणा, स्मृति, कल्पना, अनुभूति, भावना, मनोदशा, मुक्त इच्छा, समय चेतना, निर्णय तर्क, प्रतीकात्मक विचार, आत्मचेतन जागरूकता, साथ ही साथ अवचेतन अभियान और इच्छाएं, ये सब जो है हमारे ज्ञान को प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ी हुई है। वास्तव में हसरल अधिक से अधिक यह देखने की कोशिश करते हैं कि अनुभव कैसा है। स्थानिकता का अनुभव सन्निहित अनुभवों से निर्मित होता है, वो कहते हैं। विशेष रूप से स्पर्श संवेदनाएं,
ये जो संवेदनाएं हैं, ये संवेदनाएं एक तरह से हमें व्यक्ति से जोड़ती हैं, और यही हिराक्लियन फ्लक्स, जिसके कहते हैं हिसल, हिराक्लिटियन फ्लक्स अथवा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस लाइफ, सचेत जीवन की धारा, यह सचेत जीवन की धारा ही है जो हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता का विकास करती है। अगर यह कॉन्शियस नहीं पाएगी तो हम किसी दूसरे के सुख दुख के सहभागी नहीं हो सकते। हम दूसरे के साथ, क्योंकि वास्तविकताएं जो होती हैं वो बहुआयामी होती हैं, रियलिटीज आर मल्टी डायमेंशनल। समाजशास्त्र के हम सब समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, और समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में हमारे पास अर्थों की साझेदारी और अनुभव की साझेदारी, इसमें विविधतापूर्ण होती है। यह बहुत दिलचस्प है कि समाज एक है जिसमें हम रहते हैं, पर हमारी अनुभूति एक नहीं है। हर व्यक्ति की अनुभूतियां अलग अलग होगी। कभी कभी अनुभूतियां जड़ता को पैदा कर देती हैं। जो व्यक्ति जड़ होगा, आप देखें कभी कोई घटना हो गई है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी उनके आंसू निकलने लगते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाह कर भी आंसू नहीं निकाल पाते हैं। आंख दबाते रहेंगे फिर भी आंसू नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनकी संवेदनाएं, उनमें सचेत जीवन धारा नहीं है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नहीं है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस लाइफ नहीं है उनके अंदर संवेदना की वो परत नहीं है। तो हमें घटना को समझने के लिए, घटना को जानने के लिए, इन चीजों को, इन अनुभूतियों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। हसल का मानना है कि अज्ञात और निहित विचारों को प्रकट करना ही प्रघटना शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है। द मेन गोल ऑफ फिनोमिनोलॉजी इज टू रिवील अननोन एंड इम्प्लिसिट आइडियाज। जो अज्ञात है, उसी अज्ञात को जानना, विशेष परिस्थितियों में हमारी संवेदनाएं कैसे हो जाती हैं, हमारे संबंध कैसे हो जाते हैं, इन चीजों को जानना समझना, यही प्रघटना शास्त्र का मूल लक्ष्य होता है। इस पैंडेमिक में, इस कोरोना काल में हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित किया है, हमारी संवेदनाएं किस तरह से प्रभावित हुई हैं, हमारी सामाजिक संरचना किस तरह से प्रभावित हुई है, इनको भी जानना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। और दूसरी बात जो प्रघटना शास्त्र का महत्व है कि प्रघटना शास्त्र का कार्य निरंतर आलोचना एवं पुनर्परीक्षण करना है। द टास्क ऑफ फेनोमेनोलॉजी इज टू कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज एंड रिवाइज। हम पुनर्परीक्षण भी करते हैं। हो सकता है कि वो चीजें सही में न आ रही हो, तो हालांकि इसकी आलोचना बहुत हुई है, प्रघटना शास्त्र की आलोचना बहुत हुई है, लेकिन प्रघटना शास्त्र चीजों को समझने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने आया है। इन सारी चर्चा से यह बात निकल कर आती है कि एक वैज्ञानिक हमेशा ही सत्य की तलाश में नहीं लगा रहता, बल्कि वह संदर्भ के अनुरूप औचित्य या सही होने के प्रश्न पर विचार करता है। एक प्रेमी के रूप में यह ईर्ष्या कर सकता है कि एक टैक्स पेई के रूप में वह खिन्न हो सकता है। बहुत सारी वास्तविकताएं हैं। एक पुत्र होने के रूप में उसके अंदर नैराश्यता उत्पन्न हो सकती है। एक भाई के रूप में होने से उसके अंदर अकुलाहट आ सकती है किसी घटना को लेकर के।
कई वास्तविकताएं उनके साथ जुड़ी होती हैं। अतः हम अगर यह समझते हैं कि दिन प्रतिदिन के जीवन और विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, तो यह कहना उचित नहीं है। सच तो यह है कि दोनों ही वास्तविकताएं हैं, दोनों अर्थ के सीमित संसार हैं, इन दोनों में संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र को काफी हद तक नजदीक लाने का कार्य प्रघटना शास्त्र को है। सामाजिक जगत और इसकी वास्तविकता को समझने का जो बोध प्रघटना शास्त्र कराता है, शायद वो दूसरा सिद्धांत नहीं कराता है। सामाजिक जगत को समझने की क्रिया को ही जीवन की दुनिया हम कहते हैं। ओंटोलॉजी ऑफ लाइफ बर्ड, सामाजिक जगत को समझने की क्रिया, जीवन की दुनिया, ओंटोलॉजी ऑफ लाइफ बर्ड कहते हैं। और हसल कहता है, मैं सच्चे दर्शन के अंतहीन खुले मैदानों, वादा की गई भूमि से पहले मुझे फैलता हुआ देख सकता हूं, हालांकि इसकी गहन खेती मेरे बाद आएगी। I can see spread out before me the endless open plain of true philosophy, the promised land through cultivation will come after me. एडमंड हसल का यह कथन निश्चित है प्रघटना विज्ञान के वास्तविकता को चरितार्थ करता है, और हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन इस विज्ञान ने किया है, इस सिद्धांत ने किया है, और ये सिद्धांत निश्चित ही समाजशास्त्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है।